बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। वो वंदे मातरम जो आजादी की लड़ाई में क्रांति की ज्वाला बन गया था, उस वंदे मातरम से समूची कांग्रेस को परेशानी क्यों है? कांग्रेस हेडक्वार्टर में वंदे मातरम के अपमान के बाद अब कांग्रेस के बाकी नेता भी कहने लगे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा, वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा तो रहूंगा, लेकिन इसको गाऊंगा नहीं, क्योंकि वंदना या इबादत करने की अनुमति उनका मजहब देता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राष्ट्रगीत का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रही है? हम किसी को भी सजदा नहीं कर सकते, और वो पूरा सजदा ही और वंदना सजदा ही होता है। हम नहीं कर सकते। जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में। पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए पास हुआ है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए हुआ है? इनसे मिलिए, ये कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद है। इमरान मसूद यूपी के सहारनपुर से सांसद है। 2024 लोकसभा चुनाव में इमरान को 5,47,967 वोट मिले थे। ये तय है कि इमरान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने वोट दिया होगा, लेकिन इमरान मसूद कांग्रेस आला कमान की नजरों में तुष्टीकरण की राजनीति के सर्वोच्च सप्लायर बनना चाहते हैं। तभी तो जब देश की संसद ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गरिमा को लेकर कानून बनाया तो इमरान मसूद का कंठ सूज गया, स्वर धमनियां संक्रमित हो गई। इमरान कह रहे हैं कि वो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। हम किसी को भी सजदा नहीं कर सकते, और वो पूरा सजदा ही और वंदना सजदा ही होता है। हम नहीं कर सकते। हम अपने तरीके से अपनी मातृभूमि के लिए जान दे देंगे, लेकिन धर्म अपने हिसाब से मानेंगे हम। राष्ट्रगीत के संशोधित कानून में कहीं नहीं लिखा कि वंदे मातरम गाना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन वंदे मातरम का वैधानिक संरक्षण कांग्रेस को बुरी तरह से चुभ रहा है। क्या वंदे मातरम के 6 छंद और 3 मिनट 10 सेकंड से कांग्रेस को बचा हुआ वोट बैंक भी खिसकने का डर सता रहा है? इमरान मसूद सांसद हैं और उनको ये पता होना चाहिए, जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में है। और ये वही सांसद है ना जो 2014 में बोले थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे, और अगले दिन दंडवत करते हुए राहुल गांधी उनके प्रचार में गए थे, और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में लाकर पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष और फिर सांसद बनाया। सवाल यह है कि जनता ने इमरान को चुनकर जिस संसद में भेजा, उसी संसद ने वंदे मातरम को कानूनी तौर पर संरक्षित किया है, तो फिर इमरान मसूद क्या मैडम की शान में वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं? वंदे मातरम ही विषय रह गया, छात्र विषय नहीं रहा इनके लिए। छात्रों पे डंडा चला दिया, उसके लिए माफी मांगने के लिए हम पार्लियामेंट में धनाते बोलते रहे, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। हम इन्हें नया नया प्रेम जागा है वंदे मातरम से। हमारे यहाँ तो 1904 से गाया जा रहा है। इनके महापुरुष जिन्हें बना रहे हैं ये, वो गा लेते, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कर रखी थी। क्या है आनंद मठ? निकालो आनंद मठ, जहां से ये आया है गीत। क्या है उसके अंदर? अंग्रेजों का गुणगान नहीं है क्या? मुसलमानों का कत्लेआम और अंग्रेजों का गुणगान, यही तो हुआ है उसका। आनंद मठ निकालो। वंदे मातरम के नियम कायदों ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि मौलानाओं का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है। वो मौलाना जिन्होंने जीवन भर जहर की खेती की, जिन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच की खाई को गहरा किया, जिन मौलानाओं के अड्डे में राष्ट्रवाद की आहट भर से ही दरार पड़ जाती है, वो मौलाना भी कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत का कानूनी संरक्षण सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए किया गया है। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों के सामने, तमाम नागरिकों के सामने छोड़ रहा हूं कि पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए पास हुआ है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए हुआ है? ये जो अपमान किया गया है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का, क्या इन पर कार्रवाई होगी? जो गीत भारत की समृद्धि की व्याख्या करता है, वो गीत भला मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस गीत ने हर जाति धर्म के लोगों को एकजुट किया है,
वो गीत भला किसी कौम के खिलाफ कैसे हो सकता है? वंदे मातरम का विरोध सिर्फ एकेश्वरवाद के लिए हो रहा है या फिर वंदे मातरम को तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है? सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, उन्होंने वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल एंथम के बराबर का नेशनल सॉन्ग को स्टेटस मिला है, जो तौहीन उन्होंने वंदे मातरम की सॉन्ग की करी है, वो नहायत ही कंडेम्ड करनी चाहिए, मजम्मत वाली है। कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को रोकता है या इससे सामूहिक गायन के दौरान कोई व्यवधान पैदा करता है तो ये कानूनी अपराध है। 15 अगस्त को कांग्रेस हेडक्वार्टर में सोनिया, राहुल और खड़गे ने वंदे मातरम का जबरदस्त तिरस्कार किया है। 2 छंद के बाद राष्ट्रगीत को खंडित करने की कोशिश की गई। पूरा राष्ट्र कांग्रेस के इस कारनामे से आहत है। शिकायतकर्ता शुभ शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने वंदे मातरम अपमान मामले की जांच भी शुरू कर दी है। एक किसी कम्युनिटी को बचाने के लिए आप उस राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, क्या वो जायज़ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा अपमान है उस राष्ट्रगीत का, जिसके लिए हर हृदय के अंदर इतना सम्मान है। क्या वंदे मातरम किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति है? नहीं, वंदे मातरम समूचे राष्ट्र का सुर है। वंदे मातरम हिंदुस्तान की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली क्रांतिकारियों की आत्मा है। वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना है और मातृभूमि की वंदना करने से परहेज सिर्फ तुष्टीकरणवादी और राष्ट्र विरोधी सोच का ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हंगामा बरपा है। नक्सली सोच को सींचने वाले नेताओं में खलबली मची हुई है। होड़ लगी है कि कौन सबसे पहले खुद को दिमागी नक्सली साबित करे। बीजेपी ने दिमागी नक्सल की परिभाषा देश के सामने रखी। बीजेपी के मुताबिक दिमागी नक्सल वो है जो आतंकवाद और माओवाद का समर्थन करते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है। लाल किले की प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरे देश के दिमागी नक्सलियों को एक सूत्रीय एजेंडे में बांध रहा है। अपनी पहचान परेड में दिमागी नक्सली अब खुद ही शामिल हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कदमताल कर रहे हैं। और इसी कदमताल में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अब खुद को दिमागी नक्सल कहने लगे हैं। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग संविधान को रिजेक्ट करके माओवादियों का समर्थन करते हैं वो दिमागी नक्सली है। जो अलगाववादियों के साथ खड़े होकर आर्टिकल 370 का सपोर्ट करते हैं वो दिमागी नक्सली है। जो लोग चिकन नेक काट कर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं वो दिमागी नक्सली है। सवाल ये है कि दिमागी नक्सल पर केंद्र की परिभाषा जब स्पष्ट है तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, महबूबा मुफ्ती और पी चिदम्बरम खुद को दिमागी नक्सल क्यों बता रहे हैं? दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो, उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है।
लाल किले से निकला दिमागी नक्सल का मुद्दा अब सीधे सियासी बयानबाजी के केंद्र में है। पीएम ने कहा था, हथियारबंद नक्सलवाद के बाद अब उस सोच को पहचानना होगा जो हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाशती है। और बीजेपी का तंज है कि पहचान बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन्हें हाफिज में साहब नजर आते हैं, याकूब मेनन में जुडिशियल किलर नजर आता है, जिसे ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नाइक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसे इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। ये सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। दिमागी नक्सल शब्द से कई नेताओं को जबरदस्त मिर्ची लगी है। देश में हिंसा को स्पॉन्सर करने वाले, युवाओं के दिमाग में जहर घोलने वाले बिलबिलाए हुए हैं। ये सारे के सारे नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद, हिंसा, जो चीजें मैंने बताई वही है ना। वो सब परजीवी इन्हीं के यहाँ मिलेंगे, इन्हीं के यहाँ मिलेंगे। नफरती चिंटू हमारे यहाँ नहीं है। पहले पी चिदंबरम ने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी खुद को दिमागी नक्सली बताया। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह भी खुद को दिमागी नक्सल वाले एजेंडे में फिट करने लगे। सवाल यह है कि छात्र प्रदर्शन के बहाने देश की संसद को उखाड़ने और देश को नेपाल बनाने वाली सोच को क्या दिमागी नक्सल के बहाने राजनीति करने का नया मुद्दा मिल गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनवरी 2026 में नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 7-8 महीने में बीजेपी ने नई राष्ट्रीय टीम भी घोषित कर दी। टीम में अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनाया गया है। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, इसके साथ साथ सतीश पुनिया और विप्लव कुमार देव को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर संगठन में एक बड़ा जिम्मा दिया गया। बीजेपी की इस नई टीम में विपक्ष में अब देखिए किस तरह से खलबली मचाई है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। क्योंकि नई टीम में बीजेपी ने हर राज्य पर पूरी तरह से फोकस किया है। क्या है बीजेपी की नई टीम और किस तरह से राजनीतिक और चुनावी इसके मायने निकलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 2029 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन अगले 3 साल में देश के 20 से ज्यादा बड़े राज्य विधानसभा चुनाव की परीक्षा से भी गुजरेंगे। इसी को देखते हुए बीजेपी ने आज अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम अगले 3 साल पर फोकस करके बनाई गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी ने विशेष फोकस किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं बहुत आभार हूँ कि एक बार फिर ये जिम्मेदारी मुझे दिया है। पिछले 3 साल हम माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में काम करने का एक मौका मुझे दिया था और अभी ये एक टीम है और मुझे बहुत विश्वास है कि हम एक साथ हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के लिए हम सब एक साथ काम करेंगे। बीजेपी के सामने सबसे पहले 27 के चुनावी राज्य खड़े हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसका असर बीजेपी की नई टीम में भी नजर आ रहा है। बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, बतौर राष्ट्रीय महासचिव में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को नई टीम में शामिल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिला। देश के अलग अलग राज्यों को उनकी राजनीतिक और चुनावी महत्ता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है।
टीम में दिल्ली से 6, महाराष्ट्र से 4, राजस्थान से 3, इसके अलावा उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार जैसे राज्यों से भी चेहरे को शामिल किया गया है। नई टीम में उपाध्यक्ष की संख्या 13 है। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, विजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, भारती पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराज, तारिक मंसूर, मधु चंद्राकर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े समूह में उनको कार्यकर्ताओं का ध्यान रहता है और कार्यकर्ताओं की कद्र करते हैं। गृह मंत्री जी, क्योंकि उनके साथ हरियाणा में काम किया, उन्होंने नज़दीक से देखा, उनसे हमने बहुत चीज़ें सीखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ऊर्जावान हैं, नौजवान हैं, उनके साथ काम करने का अवसर, तो मैं समझता हूं कि इन तीनों का और इससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनका बहुत धन्यवाद मैं करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए कुछ अनुभवी नेताओं और पूर्व मंत्रियों को भी संगठन में लाया गया है, ताकि विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुभव का भी साथ मिलता रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बैजयंत पांडा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष, तरुण चुग राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, डॉक्टर हिमांग जोशी अध्यक्ष युवा मोर्चा और अनिल बलूनी को फिर से मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम के जरिए बीजेपी ने हर राज्य को संतुलित करने और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नितिन नवीन की नवीन टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। युवाओं से लेकर महिलाओं तक, अनुभवी चेहरों से लेकर नए चेहरों तक, हर तरह से एक बड़ी टीम को तैयार किया गया है ताकि आगामी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों को साधा जा सके। राष्ट्रीय सर्वोपरि में अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।